नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी को लेकर जो कोर्स चल रहा है, एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उसमें हम आज छठा लेक्चर लेकर आए हैं। 5 लेक्चर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। काफ़ी जो सिंसियर बच्चे हैं वो उन्होंने पढ़ा है, उनका रिस्पॉन्स भी आया है और वो कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। ठीक है? तो उनके लिए ही ये कोर्सेज़ हैं, पीसीएस वगैरह तैयारी। देखिए मटेरियल की कमी कहीं नहीं है दुनिया में। ठीक है? सिंसियरनेस की कमी है। अगर आप सिंसियर हो तो कुछ भी अगर आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं होगा तब भी आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं हो, अपने लक्ष्य के प्रति फ़ोकस नहीं हो, तो कुछ भी मिल जाए आपको, कितना भी सहूलियतें मिल जाएँ, आपको हमेशा कम लगेगा। ख़ैर आज हम पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या-क्या इम्प्लीकेशंस हुए, साथ में सोशलिज़्म आया, नेशनलिज़्म आया, ठीक है? वो सब आया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज अगर जो लोग जिन्होंने वीडियो सुने हैं वो समझ पाएँगे कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज़ में हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करना ज़रूरी है। तो फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति के बाद से जो उनके 2 चीज़ें निकल के आई, एक तो रशियन आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और दूसरा आपका आया नेशनलिज़्म और सोशलिज़्म। ये 3 चीज़ें आई हैं, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे करके उनका प्रभाव बाकी चीज़ों में कैसे पड़ा और आज के अगर परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो कैसा प्रभाव पड़ता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ जो आज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके कहीं न कहीं रूट्स जो होते हैं इतिहास में होते हैं। और अगर इतिहास की घटनाओं को, परिस्थितियों को समझेंगे ढंग से हम, तो हम आज की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। आज हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन और उससे पहले जो चैप्टर पढ़ा हमने समाजवाद, सोशलिज़्म। अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हो, तो दोस्तों समाजवाद, जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री हैं। हमारे प्रियम्बल, हमें संविधान में भी हम लोग सोशलिस्ट कहा जाता है, समाजवादी कहा जाता है। समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? देखिए समाजवाद, वैसे मैं पढ़ा चैप्टर पढ़ा था उसमें ये बताया था मैंने कि समाजवाद की अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग डेफिनेशंस दी हैं। कोई एक पुख्ता एक एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समाजवाद को अगर मोटा में समझेंगे, समाज के से निकला हुआ चीज़ है। समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से या समाज को प्रायोरिटी देते हुए किए गए काम को हम समाजवादी काम कहते हैं। दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट को बोलते हैं या पूंजीवादी को बोलते हैं, जो प्रॉफ़िट के लिए काम करता है। कि जैसे कोई एक एक फैक्ट्री है जिसका मालिक कोई मालिक है, तो उसका पूरा ध्यान रहेगा कि वो फैक्ट्री से वो प्रॉफ़िट जनरेट करे, तो पूंजीवादी सोच होती है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है वो देश की फैक्ट्री, किसी राष्ट्र ने उसको चला रहे, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो एनटीपीसी वगैरह होती है, जो ओएनजीसी होती है, ये आपका स्टेट रन फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं। तो इनका मकसद होता है कि चलो काम तो करना ही है, बट जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए ढंग से। मतलब कि ऐसा ना हो कि पैसा सिर्फ एक व्यक्ति के पास चला जाए, बल्कि वो पैसा सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ढंग से। अब दोनों ही के फ़ायदे भी हैं, दोनों के नुकसान हैं। आगे हम पढ़ते रहेंगे धीरे-धीरे करके। वैसे इसमें अलग से वीडियो बनाऊँगा कि पूंजीवाद के फ़ायदे क्या हैं, पूंजीवाद के नुकसान क्या हैं और समाजवाद के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हम लोग मिक्स हैं। इनफैक्ट दुनिया में हर जो कंट्री, सभी लगभग ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो मिक्स इकोनॉमी, मतलब कुछ कैपिटलिस्ट सोच भी है, कुछ समाजवादी सोच भी है। कुछ पूंजीवादी सोच भी रखते हैं, या फैक्ट्रीज़ होती हैं, या कुछ समाजवादी सोच भी है। इंडिया की बात करते हैं तो टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब पूंजीवादी कंपनियां हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये भी कंपनियां जो है समाजवादी सोच रखती हैं। ठीक है? तो दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कोई एक चीज़ सही नहीं है। अगर देखिए समाजवादी अगर सब कुछ सही होता तो फिर पूरी दुनिया में समाजवादी सोच होती। कुछ तो कारण थे ना कि समाजवादी सोच में दिक्कत थी। अब ऐसे दिक्कत मैं बताता हूँ आपको क्या थी, अब ज़िक्र हो रहा है तो आप समझ पाओगे। देखिए समाजवादी लोग क्या सोचते थे, ये बोलते थे कि जो प्रॉपर्टी है, वो उस पे प्राइवेट आदमी का या किसी व्यक्ति का उस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी है वो पूरे सब राष्ट्र की होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए। और राष्ट्र ही उस प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी पे प्रोडक्शन करे और उसका जो निकल के आए उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब मान लो कोई खेत है तो उस किसी व्यक्ति का खेत नहीं होना चाहिए। जो देश है वो उस खेत को लोगों से खेती करवाए, उसका प्रोडक्शन करे और जो निकल के माल पानी निकल के आए उसको जाके वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे। इसका नुकसान क्या है तो बड़ा अच्छी बात है, चलिए सबको सबको मिल जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सबको बराबर से मिल रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जब लोगों के अंदर ये फीलिंग होगी कि यार हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमारे पास हम प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी ले नहीं सकते,
तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें या क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें? करने सरकार को करने दो, हम क्यों करें? भाई हमें जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही हमें मिलेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम कुछ पैसा हम ज़मीन खरीद नहीं सकते, हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ हमें फ़ायदा मिल नहीं रहा है, तो हम क्यों करें? हम जितना काम करना करो। तो इससे यही हुआ कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब सरकार के पास भी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, वो कितना करेगी सरकार? तो इसीलिए जो समाजवादी कंट्री, जो प्योर समाजवादी कंट्री अपने को कहती हैं, वहाँ देखो गरीबी ज़्यादा है। रशिया में बहुत दिक्कत रही, रशिया ने बाद में अपना थोड़ा किया, लेकिन दिक्कतें वहाँ पर भी रहीं। तो क्योंकि आपका जब तक मोटिवेशन नहीं होगा पैसा कमाने में, भाई जब तक रिलायंस को रिलायंस छोड़िए, टाटा की बात करते हैं। टाटा बड़ा एक उसकी अच्छी इमेज है, लेकिन टाटा एज ए कंपनी हमेशा उसका रहता है कि उसको प्रॉफिट जनरेट करे। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करेगी तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीन खरीदेंगे, फैक्ट्री डलाएँगे, मशीनरी लगाएँगे, उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद जो रिसोर्सेज़ आते हैं, जो पैसा आता है, ठीक है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो समाज को दोबारा रिवर्ट करता है। लेकिन उनका ऐसा नहीं होता है कि वो फैक्ट्री वो समाजवादी सोच में लगाते हैं। जब फैक्ट्री लगाते हैं तो उनका होता है मकसद कि वो कैपिटलिस्ट सोच होता है कि भाई प्रॉफिट जनरेट करना ही करना है हमें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। यही मकसद है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का, यही मकसद है आपको एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि आज भी हम जो चल रहे हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताता रहने की कोशिश करता हूँ कि आप इंटरकनेक्ट कर सको आज। बाकी स्टार्ट करें दोस्तों, पहले जो एनसीईआरटी का 100 डेज़ प्रोग्राम चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आप 8317040152 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूसी क्रांति आती है। रूसी क्रांति रूस के बारे में बताते हैं। ये पीडीएफ तो आप खैर पढ़ ही रहे हैं ना, मैं, लेकिन बेहतर होगा मुझे सुनो आप मुझे, ठीक है? मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा सुनना है, आपको सुनना है। देखिए, रूस थोड़ा-सा अलग था, उस समय की बात करते हैं। रूस में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो थोड़ा लेट आया। बाकी कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ चुका था। मैं इंग्लैंड में आ चुका था। इंग्लैंड में तो 18वीं सदी के अंत से तक ही शुरू हो चुका था। लेकिन अब रशिया में थोड़ा-सा गरीबी ज़्यादा थी। रशिया में अमूमन लोग खेती करते थे। 90% से ज़्यादा लोग खेती करते थे, ठीक है? इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उतनी, या बहुत थोड़ी इंडस्ट्रीज़ थी। इसके अपोज़िट देखें, बाकी यूरोप में कंट्रीज़ थी, जैसे जर्मनी था। जर्मनी का यूनिफ़िकेशन होता है 1871 में आस-पास होता है। तो उसके बाद वो बहुत जल्द तेज़ी से वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज़ करता है। इसको हम पढ़ेंगे अब 10th क्लास में, एनसीईआरटी में है ये, ठीक है? बाकी कंट्रीज़ कर रही थी, लेकिन रशिया थोड़ा स्लो रफ़्तार में चल रहा था। यहाँ पर जो राजशाही थी वो ज़ार की थी, और उस समय अगर 1917 के आस-पास की बात करते हैं तो निकोलस ज़ार 3 की बात करते हैं। निकोलस जो थे वो 3 उसके उस समय राजा थे उस समय, ठीक है? ज़ार शाही चलती थी उस समय। सॉरी, निकोलस 2 थे इसमें शासन, 3 नहीं 2 थे, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे रशिया बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं आज के हिसाब से, तो फ़िनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इसे बहुत सारे उनका एक समय साम्राज्य हुआ करता था। अब आपको जैसे मैंने बताया था, साम्राज्य में और देश में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको पहले वीडियो बताया था, तो ये आप याद कर लीजिएगा, आपको बताऊँगा नहीं इस समय, ठीक है? वहाँ के जो लोग थे वो एक धर्म को मानते थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे, ठीक है? लेकिन वहाँ बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी रहा करते थे। अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि 90% से के आस-पास लोग वहाँ पे खेती करते थे, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा थी नहीं वहाँ पर, और रशिया जो है बहुत सारा प्रोडक्शन जो जो अनाज था वो एक्सपोर्ट करता था, ठीक है? एक्सपोर्ट हुआ करता था इसके अंदर। अच्छा, अब सेंट पीटर्सबर्ग एक, और जो मॉस्को है, वहाँ पे कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल इलाके थे, जहाँ पे थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी, ठीक है? वहाँ पर रेलवे भी था, वहाँ पे रेलवे नेटवर्क आ चुका था। अच्छा, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की बात करता हूँ मैं आपको, तो बताता हूँ कि लेकिन रेलवे को बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक प्रोग्रेस माना गया है कि अगर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करना पड़ेगा, अगर औद्योगिक क्रांति लानी है, तो रेलवे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बात सिर्फ 19th सेंचुरी की बात भी नहीं है, ये 20th सेंचुरी के भी लिए उतना ही ज़रूरी है, और मुझे लगता है 21st सेंचुरी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। 19वीं सदी में आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, ब्रिटेन में आता है, आपका अमेरिका में आता है, बाकी कंट्रीज़, जर्मनी में आता है, सब ने आया। वहाँ पे रेलवे की जो पटरियाँ बिछाई गई, और रेलवे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सामान को इधर से उधर ले जाने में और इंडस्ट्रियलाइज़ करने में। इसलिए जो रशिया ने भी आपका वहाँ पर रेलवे की पटरियाँ बिछाई उसने वहाँ पे। उस समय ये सोच थी कि अगर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन थे ही नहीं भाई। अब कोयला कहीं और निकल रहा है, फैक्ट्री कहीं और लगी है, उसको लेके कहीं बेचना भी है, तो कहीं और लेके जाके बेचना है, तो इस सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होना चाहिए। सड़कें इतनी थी नहीं, स्टीम इंजन और इंजन, मोटर अभी आए नहीं थे इतने मजबूत तरीके से, ठीक है? ट्रक्स वगैरह इतने ज़्यादा होते नहीं थे। अगर हम बात करते हैं 20वीं सदी की बात करते हैं, तो चाइना की भी शायद यही कहानी है। 1960 के दशक में
चाइना ने जब अपने आप को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, वो उन्होंने कहा था रेलवे पे काम किया। उन्होंने रेलवे को इतना मजबूत तरीके से किया कि उन्होंने आधार रखा कि रेलवे जो है वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का आधार है। उन्होंने अपने रेलवे नेटवर्क को मजबूत किया और उसके बेस पे बाकी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। उसके उलट इंडिया में रेलवे उतनी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। ट्रांसपोर्टेशन में मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ा फैल गया है, लेकिन पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान भी जाता है, लेकिन क्या उतनी रफ्तार से जा रहा है? अब जाके मोदी जी ने कहा कि डेडिकेटेड लाइन हम बिछाएंगे, अब जाके कि जो फ्रेट डेडिकेटेड लाइन, मतलब कि मालगाड़ी के लिए अलग से एक लाइन होगी कि सामान माल जो पहुंचने में लेट ना हो जाए। पता लगा है किसी फैक्ट्री ने, किसी कंपनी ने आपको ऑर्डर दिया सामान पहुंचाने के लिए, आप 10 दिन बाद पहुंचा रहे हो। तो ये सब मसले रहे हैं, इस कारण इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना मजबूत तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन रशिया की बात करते हैं तो धीरे-धीरे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी, यहाँ पर कोयला का उत्पादन हुआ और 1900 के आसपास आते-आते आप वहाँ देखते हो कि स्टील भी बहुत ज़्यादा उगने लगा। उस समय 19वीं सदी या 20वीं सदी की शुरुआत में अगर कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है, वो इस पैमाने पे होती थी कि वो उस कंट्री के अंदर स्टील कितना बनाया जा रहा है। स्टील जो है वो आपके ग्रोथ का या आपके इकोनॉमिक पावर हाउस होने का एक तरह से एक वो पैरामीटर हुआ करता था। जितने ज़्यादा स्टील बना ली, उतना ज़्यादा वो मजबूत हो गया। पहले ब्रिटेन बहुत बनाता था, बाद में जाके 1890 के आसपास जाके 1900 के आसपास आते जर्मनी ने स्टील बनाना बहुत शुरू कर दिया। और जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन मजबूत हुआ, इसका मेन कारण यही था कि उसने रेलवे मेहनत की, स्टील पे काम किया, कोयला वगैरह पे बहुत अच्छा उससे कोयला उसके पास बहुत था। उसका जो इलाका है, रूरल इलाका है या सार इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है आपका, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं इसको। वहाँ पे जो अगर बात करते हैं, फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर 15-15 घंटे लोग काम करा करते थे, औरतें भी काम करती थी, बच्चे भी काम करते थे, औरतों को सैलरी बहुत कम मिला करती थी, ठीक है। प्रॉब्लम्स वहाँ रहा करती थी, बहुत बुरी स्थिति थी, गरीबी की स्थिति रहा करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कुछ कि अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो कोई फैक्ट्री का मालिक किसी मज़दूर को गलत तरीके से हटा रहा है, तो वहाँ के लोग फिर सपोर्ट करते थे, उसके खिलाफ हड़ताल करते थे, अपनी कंप्लेन ले जाके बात करते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। सैलरी वगैरह काफ़ी कम रहा करती थी, इसके तो मसले रहा ही करते थे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कि मज़दूर एकजुट काफ़ी हुआ करते थे। 1896 के आसपास की हम बात करते हैं, कपड़ा उद्योग की बात करते हैं, या 1900 में धातु उद्योग में ऐसे कई हड़तालें हुई हैं। हड़ताल ये एक सिंबलिज़्म है समाजवाद का, कि अगर आप हमारा शोषण करोगे तो हम हड़ताल कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। बाकी देहात की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं, तो ज़मीन में लोग किसान खेती करा करते थे, ठीक है। चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। जो किसान थे, वो अपने जो ज़मींदार थे, उनसे उनके संबंध उतने अच्छे नहीं थे और पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो जो ज़मींदार हैं, वो समाज से निकल के नहीं आए हैं। ये जो ज़ार है, जो जो राजशाही है, उसने उनके ऊपर रख दिया है। ये अलग से लोग हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद नहीं किया जाता था इसके अंदर, ठीक है। हाँ, बाकी एक चीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए समझिएगा कि एक चीज़ में जो रशिया अलग था, वो था कि वहाँ पे एक सिस्टम था कि मान लो कोई गाँव है, गाँव के लोगों के पास ज़मीन है, मान लो सबके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो क्या करते थे कि उनके एक एक कॉम्यून नाम का, एक मीर नाम का एक कॉम्यून या मीर में एक संस्था समझ लीजिए, एक संस्था, एक पंचायत या ऑर्गेनाइजेशन, एक कुछ एक चीज़ समझ लीजिए। ये क्या करते थे कि सारा अपनी ज़मीन उस कॉम्यून को या मीर को दे देते थे, और फिर जो कॉम्यून होती थी, वो सारी ज़मीन को आपस में बराबर-बराबर डिवाइड कर देती थी। तो एक तरह की सोच वहाँ पर थी, ये कम्युनिस्ट या समाजवादी सोच थी, कि इस तरह की सोच थी कि यार लोग अपनी ज़मीन दे रहे हैं एक संस्था को, और संस्था जो है फिर सभी उस ज़मीन को फिर बराबर से लोगों को बाँट रही है। तो एक तरह से अलग सोच थी, जो बाकी यूरोप में नहीं थी, रशिया में थी। इसी कारण से जब ये चीज़ देखी, तो उनको लगा कि यार ये यहाँ पर समाजवाद फैल सकता है, या उस समय के लोग जो समाजवादी लोग थे कि उनको लगा कि समाजवाद यहाँ रशिया में फैल सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं अपनी ज़मीन-वमीन देने को तैयार रहते हैं, ऐसे केसेस रहे हैं। तो यहाँ पर समाजवाद पे अगर काम करेंगे तो ये बढ़ेगा, ऐसा कहा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा सही नहीं है। जो मार्क्सवादी थे, जो मार्क्स के थे, मार्क्स ने क्या बोला था 1848 में जाके मार्क्स ने लिखा था कि भाई जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एक पूँजी मालिक लोगों का क्लास है और एक मज़दूरों का क्लास है, और इनके बीच में हमेशा विवाद रहता है। तो जो यहाँ पर था कि मज़दूर की जगह पर यहाँ पर किसान
थे भाई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी आया नहीं है रशिया में, तो वहाँ मजदूर इस लेवल पे नहीं है, वहाँ पे किसान ज़्यादा हैं। तो हमें जो काम करना है वो किसानों के साथ काम करना है। ये वहाँ के उस समय के समाजवादी या लिबरल लोगों के सोच हुआ करती थी कि अगर हमें समाजवादी रशिया बनाना है तो हमें मजदूरों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये चीज़ सही नहीं है, और अम, ये किसान जो हैं आपस में बहुत डिवाइड, इसमें हम नाम सुनते हैं, लेनिन का नाम सुनते हैं। लेनिन ने इसका विरोध किया, लेनिन कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसान बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं आपस में, और इनको एक नहीं कर सकते हम। कुछ अमीर किसान हैं, कुछ गरीब किसान हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स रहेंगी। बाकी अगर हमें समाजवादी बनाना है आपको रशिया को, तो हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सेंट्रलाइज है, पूरा हर चीज़ कंट्रोल करे, और खुद भी उसके जो जो कार्यकर्ता हों वो काफ़ी ज़्यादा मतलब निगरानी में रखें, कोई भी आलतू फालतू आदमी ना जुड़े, और बड़ी जांच परख करके आदमियों को जोड़ा जाए। तो उनको जो ऐसे सोच रखते थे उनको बोल्शेविक्स कहा गया। उसी तरह से मेलशेविक्स थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो ये विचारधारा है इसको हर जगह पहुंचना चाहिए, और कोई भी इंसान अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, तो उसको मेलशेविक कहा गया। ठीक है। अच्छा, अब 1905 की बात करते थे कि अब 1905 के आसपास क्या था। जैसे डिस्कस किया कि भाई ज़मीन थी, खेती-बाड़ी थी, थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज़ चल रही थी, फैक्ट्री में काम हो रहा था, लोग शोषण भी हो रहा था, गरीब थे, औरतें काम कर रही थी, सैलरी ज़्यादा नहीं थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, काम बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। बड़ी कंडीशंस ख़राब थी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, ये सब चल रहा था, ठीक है। इसी बीच में जो राजशाही थी वो निरंकुश थी, तो ये सब चलता रहा इसमें। तो रूस का एक निरंकुश राजशाही थी, अन्य यूरोप शासकों की विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में ज़ार सॉरी, शुरुआत में राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। अब ये देखिए, समझना जरूरी है कि उस समय क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम था। फ्रांस क्रांति में क्या हुआ, फ्रांस क्रांति में हुआ कि राजशाही तो थी, लुईस 16 राजशाही तो है, लेकिन फ्रांस क्रांति हुई तो राजा भी जो था वो एक संविधान के अंतर्गत आ गया। उसे क्या, पहले था एब्सोल्यूट मोनार्की, बाद में क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि राजा भी पार्लियामेंट के अंतर्गत होगा, राजा की और पार्लियामेंट की पावर डिवाइड होंगी, राजा को भी कंट्रोल किया जाएगा, राजा अब निरंकुश राजशाही नहीं कर सकता। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था, रशिया में निरंकुश तानाशाही थी, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था वहाँ पर, ठीक है। ये बात कर रहे हैं 1905 की बात कर रहे हैं, यहाँ तक आते आते तक सभी यूरोप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम बन चुका था, 100 साल के अंदर बन चुका था, लेकिन अभी रशिया में अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। अब उदारवादी आए भाई, लिबरल्स है, लिबरल्स ने कहा कि ना ना, इससे तो गलत हो रहा है यार, हमें कुछ करना चाहिए। इस तो चला दी मुहिम चलाने के लिए कि भाई संविधान की रचना होनी चाहिए, और इसी बीच में लोगों ने किसानों और मजदूरों को एक साथ करने की कोशिश की, ठीक है। और रूस साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिला। जो लिबरल्स थे उनको कुछ जो माइनॉरिटी लोग थे उनसे भी उनको फ़ायदा मिला, और जो पोलैंड वगैरह में लोग रहते थे उनसे भी उनको फ़ायदा मिला, और उन्होंने फिर जाके काम शुरू कर दिया। और रूसी मजदूरों के लिए 1904 में एक साल उससे पहले, एक साल पहले की बात है, 1904 के आसपास करते हैं, वहाँ पर एक थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इकोनॉमिक क्राइसिस यानी क्या कि अचानक से मार्केट में चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। जो जो वास्तविक पैसा था, जो मतलब जैसे कि परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई, लगभग 20% तक परचेजिंग पावर कम हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप खरीद सकते हो, जैसे कि मान लो 100 रुपये में आप कोई सामान खरीद सकते हो, मतलब 1 किलो सामान खरीद, 100 रुपये में 1 किलो चीनी आती है, तो परचेजिंग पावर कम होने का मतलब है कि अब 1 किलो में 100 रुपये में 1 किलो चीनी नहीं आएगी, अब 100 रुपये में आपका 800 ग्राम चीनी आएगी, ठीक है। तो परचेजिंग पावर कम हो गई इसके अंदर, मतलब गरीबी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसी बीच में क्या यूनियंस बन गई, फैक्ट्रीज में यूनियन बन गई, यूनियन में आके उन्होंने संगठन, बहुत सारे यूनियंस में बहुत लोगों ने इसमें कर लिया, और धीरे धीरे वो मजबूत होते चले गए। अब इसी बीच में आंदोलन छिड़ गया, क्योंकि गरीब लिबरल्स ने तो ऑलरेडी आंदोलन कर दिया था। दूसरी बात है, गरीबी आ चुकी थी, महंगाई बढ़ चुकी थी, तो इस सब चीज़ों में उन्होंने किया, और क्योंकि काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, पैसा कम था, ये सब सारे जितने भी चीज़ें होती हैं सब ने मिल मिला के एक विरोध किया, और जाके एक पादरी थे गॉपेन, उनके नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ, और जाके विद्रोह फिर सफल भी हो गया। कुछ बीच में मरे लोग, लेकिन अगर अल्टीमेट देखें तो जाके वो सफल हो गई। और 1905 में आते आते जो ज़ार था उसको अपना एहसास हुआ कि यार ये चीज़ें बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, एक काम करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए वो तैयार हो गया।
एक पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट का नाम था ड्यूमा। ड्यूमा रशिया की पार्लियामेंट है, ड्यूमा, उसको बनाने के तैयार हो गया कि ठीक है यार, अब ड्यूमा होगी, पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी जिसके तहत राजा भी आएगा। 1905 में आया, ठीक है। इसी बीच में ड्यूमा के रिप्रेजेंटेटिव हुए, इलेक्शंस हुआ, और उसमें ड्यूमा बनती है, लेकिन मात्र 75 दिन के अंदर ही पहली ड्यूमा को वो सस्पेंड कर देता है। दोबारा बनती है, दूसरी बनती है, उसको भी 2-3 महीने के अंदर सस्पेंड कर देता है। क्या था ना, निकोलस II को अभी आदत नहीं होती है कि वो किसी की राय सुने, और पहली बार पार्लियामेंट उसको राय दे रही होती, तो वो बर्दाश्त क्या करेगा। इस में बड़ा वो तिलमिला रहा होता है। इसी बीच में फिर वो क्या करता है, उस ड्यूमा में ऐसा सिस्टम करते हैं कि उसमें सिर्फ उसके ही लोग पहुंच जाते हैं। इलेक्शंस के अंदर इस तरह से जुगाड़ बिठाते हैं कि उसके लोग बैठते हैं, ठीक है। खैर चलता रहा, बात आती है 1914 आ जाती है। 1914 का मतलब क्या है, वर्ल्ड वॉर आने वाला है। वर्ल्ड वॉर हो रहा है 1914 में, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो पहले तो रशिया इसका इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी रशिया, क्योंकि जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा अटैक कर दिया था पोलैंड में, उसके बाद ये पढ़ेंगे हम लोग, पोलैंड से बाद रशिया को भी खतरा पड़ गया, ठीक है। तो जाके फिर रशिया में इंटरफेयर करता है, रशिया में आता है। रशिया आते ही रशिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चूँकि इंडस्ट्रियल रूप से कमज़ोर होता है, लेकिन जर्मनी और इटली बहुत मजबूत होते हैं। और रशिया के शुरुआत के सालों में रशिया के लगभग 50, 60, 70 लाख सिपाही मारे जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति होती है वहाँ पर। रशिया में एक ना शोक फैल जाता है। जर्मन्स के खिलाफ उनका एक विरोध शुरू होता है। जर्मनी, उनको लगता है जर्मन बड़े गंदे होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जो निकोलस ज़ार की जो बीवी होती हैं अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन मूल की होती हैं, और उसका एक पादरी होता है, एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम है रासपुटिन। रासपुटिन बड़ा अजीब कैरेक्टर है। एक सन्यासी है जिसका अलेक्जेंड्रा पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अलेक्जेंड्रा हर काम वो करती है जो रासपुटिन बोलता है। इसके बारे में बाद में बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रोवर्शियल रहा है, और रासपुटिन के कारण ही बहुत बड़ा रीज़न रहा कि जो ज़ारशाही ख़त्म हुई, लोगों की नफ़रत बढ़ी ज़ार के खिलाफ, उसमें रासपुटिन के ऊट-पटांग हरकतें बहुत योगदान देती हैं, ठीक है। खैर, अब इसी बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, काफ़ी लोग मरे-मुरे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, और पीछे हटती रूस सेनाओं के रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला था। क्या मतलब है इसका? देखिए, अब जर्मनी अटैक कर रहा है, तो सिपाही जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, रशिया के पीछे हटते हैं। अब पीछे हट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो भी फसल है उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो इमारत है उसे तोड़ रहे हैं, पानी का कोई स्रोत है, कोई कुआँ, इसके पीछे कारण ये रहता है कि अगर जर्मन्स पहुँचेंगे तो उनको कुछ खाने को मिले ना, कुछ पीने को ना मिले, ठीक है, वो परेशान हो जाए, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है। अब कर तो रहे हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर तो दिया आपने, ठीक है, जर्मन्स को दिक्कत कर दी उन्होंने, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो आम लोग थे, जो रशियंस थे, उनको भी खाने को मिलना बंद हो गया, और इसमें लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। अब ना बस खाने को चीज़ें हैं, ना उनके पास इमारतें हैं, ना रहने को चीज़ें, इसमें इनको दिक्कतें आना शुरू हो गई इसके अंदर, ठीक है। और इन सब चीज़ों ने सब मिला-जुला के ज़ार को काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया, तंग आ गए, ज़ार सही से तंग आ गए, और फिर उन्होंने जब विरोध किया, सिपाहियों ने विरोध कर दिया कि भैया अब हम लड़ना नहीं चाहते, और उसके बाद जाके उन्होंने ज़ार के खिलाफ ही एक अपना मोर्चा खोल दिया। युद्ध से उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि जो रशिया है वहाँ पे ऑलरेडी कंपनियाँ कम हैं, फैक्ट्रीज़ कम हैं, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे दिक्कत थी, दूसरी बात जो एक्सपोर्ट करते थे वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो बाल्टिक सागर है जहाँ से वो करते थे, तो वो रास्ता जर्मनी से ब्लॉक कर दिया था। अब कोई नया आइटम आ नहीं पा रहा है, अब रिपेयर हो नहीं पा रहा है, कोई रिपेयरिंग हो नहीं पा रही, जिसके कारण जैसे कि जो रशिया के जो रेलवे ट्रैक है वो टूटना शुरू हो गए, बहुत बुरी स्थिति हो गई, ठीक है। अब जो रोटी है, आटा है, इनकी किल्लत शुरू हो गई, खाने की किल्लत शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो गई, ठीक है। अब इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक विरोध क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब आता है पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति आती है, 1917 चल रहा है, ठीक है। अब ये सब चल रहा है, हो रहा है, सब ठीक है। 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। अच्छा, अब जो पेट्रोग्राद क्या था, जो सेंट पीटर्सबर्ग था ना, उसका नाम चेंज करके उन्होंने पेट्रोग्राद कर दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग ऐसा हमको लगता है रशियन जर्मन नेम है, तो उसका नाम चेंज करके उन्होंने पेट्रोग्राद कर दिया था। तो वहाँ पे स्थिति बड़ी ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। जो पेट्रोग्राद बना भी है, बड़ा अजीब सा बना हुआ है। एक नदी है, उस नदी के दाएँ साइड में अमीर लोग रहते हैं, बाएँ साइड में गरीब लोग रहते हैं। एक तरफ तो सारी सहूलियतें हैं, एक तरफ तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से एक वहाँ पे क्लास वहाँ पर चलता रहता है इसके अंदर, ठीक है।
22 फरवरी को फिर वही सब हुआ कि एक विरोध होता है, एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर तालाबंदी घोषित करती गई, ठीक है। वहाँ पर एक आंदोलन होता है, हड़ताल होता है, और उस हड़ताल में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। 22 फरवरी की बात है, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। चूँकि महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार, तो इसलिए आज वुमेंस डे को मनाया जाता है। कहा जाता है वुमेंस डे जो है वो 22 फरवरी जो 17 में औरतों ने हड़ताल की थी, इस कारण से वुमेंस डे बनाया है, तो आज भी हम मनाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और ये सब चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग भाग लिया सभी लोगों ने, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे किसान हों, चाहे औरतें हों, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। जो जो पुलिस वाले थे वो भी मिल गए इनसे जाके, और उन्होंने क्या किया कि जो जो वहाँ पर एक हॉल था, वहीं वहीं पर एक अ, एक हॉल बैठ गए और उन्होंने पहली बार परिषद की घोषणा कर दी। मतलब किसान मजदूर ने हड़ताल कर दी थी, औरतें भी हड़ताल में आ गई थी, किसान मजदूर भी आ चुके थे वहाँ पे, ठीक है। सिपाहियों ने भी इसको लिया था और उन्होंने कहा कि अब ज़ार हम ख़त्म करेंगे, ज़ार से ही ख़त्म करेंगे। और उन्होंने एक ना, जहाँ पर मीटिंग होती है वहाँ बैठ गए, पेट्रोग्राद का एक मीटिंग हॉल था, वहीं बैठ गए और उसको बोला ये सोवियत है, यानी परिषद है। जो सोवियत वर्ड आता है ना, सोवियत, ये एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है काउंसिल, परिषद। लोग मिलके जब कमेटी बनाते हैं ना, उसको कहते हैं काउंसिल्स, ठीक है। और उन्होंने गठन कर दिया कि अब ये जो है, और ये यही अब यहाँ की अब ये ड्यूमा है, यही पार्लियामेंट है, और यहाँ से अब सारा कुछ होगा। तो पहली अब जायरशाही खत्म कर दी उन्होंने और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ड्यूमा घोषित कर दिया। अगर याद करोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि नेशनल जनरल असेंबली, उन्होंने एक टेनिस कोर्ट में जाके बैठ गए, तो कहा था कि अब यहाँ पर यही एक असेंबली है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है, मंत्रिमंडल सारे सिपाही आ चुके हैं। फिर वो इसके जो ड्यूमा, जो नई ड्यूमा बनी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव और कुछ सैनिक, चूँकि सैनिक भी मिल चुके हैं इन लोगों के साथ, वो निकोलस II के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा है, अब आपसे तो हो ना पाएगा, समय ख़त्म हो गया है, अब आप छोड़ दो। फिर वो ज़ार सब कुछ छोड़ देता है और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर एक सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आदमी औरत सब पार्टिसिपेट करते हैं, और अब एक नई डेमो वहाँ पे एक सिस्टम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो ज़ार हटा, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कि अभी टेम्परेरी गवर्नमेंट आई हुई है, इलेक्शंस होते हैं। अभी संविधान सभा मतलब कि ये था ना, कैसे लिखा है कि सैली कमांडर ने सलाह दी कि वह राजनीति छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए इंटरिम यानी कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दिया जाए और उसका चुनाव एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक वयस्क मतदाता यानी कि 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर लोग जो है वोट डाल के आधार पर करेंगे। फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी से हटाने वाली क्रांति को का झंडा पेट्रोग्राड की जनता ने हाथों में ले ली। क्या था, मतलब कह रहे हैं कि भैया देखो, ज़ार हट गए हैं। ज़ार हटने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनती है। उनका काम क्या था कि वो एक संविधान सभा बनाएंगे, इसके लिए वो इलेक्शंस कराएंगे, संविधान सभा बनेगी और वो फिर उसके बाद जाके क्या संविधान होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, वो बनाया गया। तो इंटरिम गवर्नमेंट अभी कुछ टाइम तक चलेगी। अब इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है, फरवरी में आ गई है, ठीक है, बात हो रही फरवरी में आ रही है। इंटरिम गवर्नमेंट आती है। इसी बीच में लेनिन जो थे वो विदेश में थे, वो रशिया आ जाते हैं और रशिया में आने के बाद थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। आते ही लेनिन बोलते हैं कि ऐसा है कि अब सही वक्त है समाजवादी विचारधारा को डालने का। वो कहता है कि जितना भी प्रॉपर्टीज़ हैं प्राइवेट लोगों के हाथ में, वो ख़त्म करके रूस की जनता को दे दिया जाए, ठीक है। इस तरह से कुछ वो बातें वो बोलता है। और यूनियंस बननी चाहिए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म करके पब्लिक प्रॉपर्टी बननी चाहिए, सरकार के हाथों में आना चाहिए। वो ऐसी कुछ वो बातें बोलता है। और इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीज़ें हाँ, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंक का नेशनलाइजेशन, जैसे हमारे देश में बैंक है ना, नेशनल बैंक हैं, SBI वगैरह ये सब है, तो नेशनलाइजेशन होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, बैंकों का नेशनलाइजेशन का मतलब फ़ायदा होता है कि सरकार का जब बैंकों में कंट्रोल होगा तो सरकार बैंकों को डायरेक्ट कर पाएगी कि भैया लोन दो गरीबों को, सिर्फ अमीरों को लोन मत दो। किसान है तो उसको भी देना पड़ेगा आपको तो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स बनते हैं। किसान जो है बैंक जो है वो किसानों को भी लोन देगा, सेक्टर्स बना देंगे। तो ये तभी कर पाओगे जब सरकार के हाथ में होगा। प्राइवेट हैंड में तो अगर होगा तो कर नहीं सकते ना। तो राष्ट्रीयकरण करने की बात करता था। अब उसमें ही विवाद हो गया। कुछ ने कहा कि यार ये तो ज़्यादा ही बोल रहे हो, ये इसको हम कहते हैं अप्रैल थीसिस कहते हैं, जो लेनिन ने कहा, कहता है ज़्यादा बोल रहे हो नहीं पाएगा, अभी नई नई सरकार बनी है, इतना ज़्यादा इस पर सख्ती से तुम वो मत करो। बाकी तो पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटा ये था कि बोल्शेविक्स ने कहा कि नहीं 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 यार, हम तो अब बन चुका है, अब इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। इसी में फिर विवाद हो जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट होती है वो
थोड़ा सख्ती से इसका विरोध करते हैं, कहते हैं इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है, और दोनों में फिर विवाद होता है, ठीक है, बॉल्शेविक्स में और जो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा हथियार, एक तरह से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद एक अक्टूबर क्रांति आती है, जिसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है वो हटा दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। 1917 ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो मैंने आपसे बोला वही वही सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी वो लड़ाई का उन्होंने पूरे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अक्टूबर 1970 में आके फिर से क्रांति आती है, और जो इंटरिम सरकार बनी होती है, जो 5, 6, 7 महीने, 8 महीने पहले बनी थी, उसको हटा के एक नया सिस्टम आ जाते हैं, उसमें लेनिन आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि लेनिन को लगता था कि समाजवादी जो विचारधारा है, अप्रैल थीसिस है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करने में कर नहीं रही है, और करप्शन कर रही है, और शोषण कर रही है, और ये सब चीज़ें हो रही है। तो फिर विरोध होता है, और उसके बाद जाके वो सरकार हट जाती है, और लेनिन ऊपर सत्ता पे आ जाते हैं। तो ये पूरा एक तरह से आपकी फ्रेंच क्रांति, सॉरी, आपकी रशियन क्रांति के बारे में पढ़ लिया है, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे भी जो लेनिन कुछ चीज़ें बदलाव करेंगे, वो हम सब पढ़ेंगे कि लेनिन ने क्या क्या बदलाव किया, और उसका असर रशिया में और रशिया के बाहर कैसे पड़ा, हिंदुस्तान की सोच क्या रही। आपको पता है, जब ये 1917 में ये चीज़ें हुई, 1919 में, उसके बाद इंडिया के बहुत सारे नेता जो थे वो रशिया जाते हैं। आपके नेहरू जाते हैं, एम एन रॉय जाते हैं। एम एन रॉय तो वहाँ पर कॉमिंटर्न का एक हिस्सा ही थे। कॉमिंटर्न का मतलब होता है जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को कॉमिंटर्न कहते हैं। इसका मतलब था कि वो कम्युनिस्ट जो रशिया से बाहर रहते हैं, उन्हें वो उनकी एक मीटिंग होती थी, और उन्हें सारे जो बाहर के विदेशी कम्युनिस्ट लोग थे वो आके वहाँ पे डिस्कस करते थे। तो इंडिया में अगर आप पीसेस की बात करते हैं, तो 1920 से लेकर 1930 के बीच में काफ़ी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान में होती है। डांगे आते हैं, डांगे बहुत एक्टिव होते हैं। दूसरी बात, आपके एम एन रॉय बहुत एक्टिव थे, कम्युनिस्ट थे। इनका जिक्र आपका प्री में और मेंस दोनों में जिक्र आएगा इनका। फिर कम्युनिस्ट लोग का रोल काफ़ी रहा। 50, 60, 70s के दशक की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन कम्युनिस्ट जो थे वो बदलती परिस्थितियों में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, और इस कारण से कम्युनिस्ट जो मूवमेंट था, जो समाजवादी मूवमेंट था, वो खत्म हो गया। अब कम्युनिस्ट मूवमेंट खत्म हो गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई। समाजवादी पार्टी भी सोच से आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर वो परिवारवादी पार्टी बन गई, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आप सुनने वाले हों तो वो सपोर्टर हों, लेकिन मैं किसी पार्टी को विरोध नहीं कर रहा। मैं एक बात कर रहा हूँ कि समाजवादी का मतलब होता है समाज की पार्टी होती है, ठीक है। वो फिर समाजवादी मिशन खत्म हो जाता है, फिर वो परिवारवाद शुरू हो जाता है, वो, और सिर्फ वो चीज़ एक पार्टी में साथ नहीं है, वो हर पार्टी के साथ है। खैर वो पॉलिटिकल हिस्सा हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसे। बाकी क्वेश्चन कौन सा करना है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। जैसे आपको मैंने बता रखा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत कम था, खेती ज़्यादा करते थे लोग, 85% ज़्यादा खेती करते थे, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। कुछ इंडस्ट्रीज तो थी, आपका सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में फैक्ट्रीज तो थी, बट वहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत कम सैलरी मिलती थी, औरतें बच्चे काम करते थे, उनको तो और से कम सैलरी मिलती थी, लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, और जो आपका राजशाही चलती थी वहाँ पर। तो ये सब आपको लिखनी है इसके अंदर। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।